Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So we were discussing chapter 6 of Kanun-e Shahadat Order 1984. In today's video we are going to start from article 104. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. Chapter 6 of Kanun-e Shahadat basically explains the exclusion of oral evidence by documentary evidence. कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑरल एविडेंस को किस तरह से एक्सक्लूड करता है. आज हम आर्टिकल 104 से आगे स्टार्ट करेंगे. आर्टिकल 104 कहता है exclusion of evidence against the application of document to the existing facts. अब ये आर्टिकल भी हमें वो सिचुएशन बता रहा है जहां पर ऑरल एविडेंस एक्सक्लूडेड है कि आप ऑरल एविडेंस नहीं दे सकते. आर्टिकल की लैंग्वेज को अगर हम देखें तो आर्टिकल स्टेट्स when the language used in a document is plain in itself, कि डॉक्यूमेंट के अंदर जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया है कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद उसकी जो लैंग्वेज है वो प्लेन है. दैट मीन्स कि लैंग्वेज क्लियर है, जो बात लिखी गई है उसमें किसी किस्म का कोई डाउट नहीं है, किसी किस्म की कोई एम्बिग्विटी नहीं है. और साथ ही साथ व्हेन इट अप्लाइज एक्यूरेटली टू द एग्जिस्टिंग फैक्ट्स, और ये जो लैंग्वेज है ये एग्जिस्टिंग फैक्ट्स के ऊपर एक्यूरेटली करेक्टली अप्लाई हो रही है, कोई डाउट क्रिएट नहीं कर रही, तो ऐसी सूरत में एविडेंस में नॉट बी गिवन टू शो दैट इट वॉज नॉट मेंट टू अप्लाई टू सच फैक्ट. तो ऐसी सूरत में आप एविडेंस नहीं दे सकते कि इस लैंग्वेज का क्या मीनिंग था, इसका ये मीनिंग नहीं था, ये इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रही है, ऐसा नहीं हो सकता. एग्जाम्पल से अगर हम समझें तो फॉर एग्जाम्पल ए और बी दो बंदे हैं, उन्होंने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद एक डीड प्रिपेयर की, डॉक्यूमेंट तैयार किया. अब वो कॉन्ट्रैक्ट क्या था कि ए बी को बेच रहा है अपनी एक स्टेट जो कि रंगपुर में है 100 बिगास की, उसकी जो जगह है, जो ज़मीन है वो बी को बेच रहा है. ये आ गया उनके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट. अब ए की वाकई रंगपुर में एक ज़मीन थी जो कि 100 बिगास की है, ये हमारे पास एग्जिस्टिंग फैक्ट्स हैं, सब चीज़ें क्लियर हैं कि ए बी को ज़मीन बेच रहा है जो कि रंगपुर में है, 100 बिगास की है. तो ऐसी सूरत में आप एविडेंस नहीं दे सकते इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए कि जो ज़मीन वो बेचना चाह रहा था वो किसी और जगह पर है, वो किसी और साइज़ की है. जब एक लैंग्वेज क्लियर है, वो एग्जिस्टिंग फैक्ट्स पर एक्यूरेटली अप्लाई हो रही है, तो ऐसी सूरत में एविडेंस देने की ज़रूरत नहीं है. हाँ, अगर ऐसा होता कि वो ज़मीन रंगपुर के बजाय किसी और जगह पर होती और वो 100 बिगास की ना होती तो ऐसी सूरत में फिर आप एविडेंस दे सकते थे. लेकिन जब लैंग्वेज प्लेन है देन देयर इज़ नो नीड टू एक्सप्लेन दैट फैक्ट बाय गिविंग एन एविडेंस. उसके बाद आ जाते हैं आर्टिकल 105 के ऊपर. अब यहाँ से आगे जो आर्टिकल हैं वो एक्सेप्शंस हैं आर्टिकल 102 और 103 की, यानी इन आर्टिकल्स में जो चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं उनमें ऑरल एविडेंस दिया जा सकता है. अब आर्टिकल 105 क्या कहता है? एविडेंस इज टू डॉक्यूमेंट अनमीनिंग इन रेफरेंस टू द एग्जिस्टिंग फैक्ट्स, यानी कि अगर डॉक्यूमेंट के अंदर जो लैंग्वेज यूज़ की गई है वो डिफरेंट है एग्जिस्टिंग फैक्ट से, तो ऐसी सूरत में फिर एविडेंस दिया जा सकता है. आर्टिकल 105 स्टेट्स दैट व्हेन द लैंग्वेज यूज्ड इन अ डॉक्यूमेंट इज प्लेन इन इटसेल्फ, कि जो लैंग्वेज डॉक्यूमेंट के अंदर यूज़ हुई है, जिस चीज़ से एक्सप्लेन किया गया है डॉक्यूमेंट में कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, वो प्लेन है, यानी कि वो क्लियर है, लेकिन इज अनमीनिंग इन रेफरेंस टू द एग्जिस्टिंग फैक्ट्स. इसका मतलब क्या हुआ? लेकिन वो एग्जिस्टिंग फैक्ट्स के ऊपर एक्यूरेटली अप्लाई नहीं हो रही, यानी कि पता नहीं चल रहा कि जो बात की गई है वो एग्जिस्टिंग फैक्ट्स के ऊपर अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही. तो ऐसी सूरत में एविडेंस दिया जा सकता है
इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए कि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था वो किस सेंस में किया था। अब आर्टिकल 104 में हमने क्या पढ़ा कि लैंग्वेज क्लियर थी और वो एग्जिस्टिंग फैक्ट्स के ऊपर भी एक्यूरेटली अप्लाई हो रही थी। लेकिन 105 क्या कहता है कि लैंग्वेज तो क्लियर है लेकिन वो एग्जिस्टिंग फैक्ट्स के ऊपर एक्यूरेटली अप्लाई नहीं हो रही, तो फिर आप एविडेंस दे सकते हैं। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। ए और बी के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ, डॉक्यूमेंट प्रिपेयर हो गया। ए ने बी को कहा कि मैं तुम्हें अपना कराची वाला घर बेच रहा हूं। अब जो फैक्ट्स थे वो ये थे कि ए का कराची में किसी किस्म का कोई घर भी नहीं है, लेकिन फैक्ट्स ये बता रहे थे कि ए का जो घर है वो कराची के बजाय किमाड़ी एक जगह है जहां पर उसका एक घर है और उस घर की पोजेशन उसने बी को दी थी सिंस द एग्जीक्यूशन ऑफ डीड, यानी कि जब उनके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, डीड एग्जीक्यूट हुई थी, तो ए ने अपने किमाड़ी वाले घर की पोजेशन बी को दे दी थी। अब आप एविडेंस दे सकते हो कि डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज जो थी वो कुछ और थी और एग्जिस्टिंग फैक्ट्स कुछ और हैं, यानी कि ए जो बी को घर बेच रहा था वो कराची के बजाय किमाड़ी का घर था। तो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए आप ऑरल एविडेंस दे सकते हो। उसके बाद आ जाते हैं आर्टिकल 106 के ऊपर। अब आर्टिकल 106 को अगर आप देखें तो इसकी वर्डिंग आपको थोड़ी सी डिफिकल्ट लगेगी, लेकिन जब हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। आर्टिकल 106 कहता है एविडेंस इज टू एप्लीकेशन ऑफ लैंग्वेज विच कैन अप्लाई टू वन ओनली ऑफ सेवरल पर्सन, कि जहां पर चीज या बंदे एक से ज्यादा हो तो एविडेंस दी जा सकती है कि आप किस चीज या किस बंदे के बारे में बात कर रहे हो। आर्टिकल 106 स्टेट्स when the facts are such that the language used might have been applied to anyone and could not have been meant applied to more than one or several persons or things, evidence may be given of the facts which show which of those persons or thing it was intended to apply। अब इसको हम अगर एग्जाम्पल से समझें, ए और बी दोनों ने आपस में एक एग्रीमेंट किया। ए ने बी को कहा कि मैं तुम्हें अपना वाइट हॉर्स बेचूंगा, अपना सफ़ेद घोड़ा बेचूंगा। कितनी कीमत पर? लेट्स से कि हम कहते हैं 1000 रुपये में वो उसे अपना वाइट घोड़ा बेचेगा। अब ये आ गया कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन एग्जिस्टिंग फैक्ट्स क्या कह रहे हैं कि ए के पास ऐसे 2 वाइट हॉर्सेस हैं। तो अब ए एविडेंस दे सकता है इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए कि वो कौन सा वाइट हॉर्स बेचना चाह रहा था। उन 2 में से वो बी को कौन सा हॉर्स 1000 रुपये में बेचने वाला था। तो यानी चीजें एक से ज्यादा थी। तो अब आप एविडेंस दे सकते हो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए कि आपने स्पेसिफिकली किस चीज के मुतालिक कॉन्ट्रैक्ट किया था। एक और एग्जाम्पल से हम इसको देखते हैं। ए एग्रीज टू ए कंपनी बी टू हैदराबाद। ए ने बी के साथ एग्रीमेंट किया कि वो उसके साथ हैदराबाद जाएगा। अब यहाँ पर एविडेंस आप इस चीज़ के मुतालिक दे सकते हो कि आपने जो बी से एग्रीमेंट किया है वो हैदराबाद दक्कन का किया है या हैदराबाद सिंध तक जाने का किया है। तो जहाँ पर एक से ज़्यादा फैक्ट्स हैं तो उन फैक्ट्स को क्लियर करने के लिए एविडेंस दी जा सकती है। उसके बाद आ जाते हैं आर्टिकल 107 के ऊपर। आर्टिकल 107 भी थोड़ी सी ट्रिकी लैंग्वेज है इसकी, लेकिन एग्जाम्पल को समझने के बाद आपको समझ आ जाएगी। आर्टिकल 107 रिलेट कर रहा है एविडेंस इज टू एप्लीकेशन ऑफ लैंग्वेज टू वन ऑफ द 2 सेट्स ऑफ द फैक्ट्स टू नीदर ऑफ विच द होल करेक्टली अप्लाइज, कि कॉन्ट्रैक्ट की जो लैंग्वेज है वो आधी एक फैक्ट पर अप्लाई हो रही है और आधी दूसरे फैक्ट पर, लेकिन वो पूरी तरह से किसी एक पर भी अप्लाई नहीं हो रही। तो ऐसी सूरत में एविडेंस दिया जा सकता है। अब अगर हम इस आर्टिकल 107 की डायरेक्ट लैंग्वेज देखें तो आर्टिकल 107 स्टेट्स व्हेन द लैंग्वेज यूज्ड अप्लाइज पार्टली टू वन सेट ऑफ एग्जिस्टिंग फैक्ट्स, यानी कि पार्टली वो एक फैक्ट पर अप्लाई हो रही है एंड पार्टली टू द अनदर सेट ऑफ एग्जिस्टिंग फैक्ट, और पार्टली दूसरे पर अप्लाई हो रही है, बट द होल ऑफ इट डज नॉट अप्लाई करेक्टली टू द ईदर, लेकिन वो पूरी तरह से किसी एक पर अप्लाई नहीं हो रही। देन एविडेंस मे बी गिवन टू शो विच ऑफ द 2 इट वॉज मेंट टू अप्लाई।
अब एग्जाम्पल से हम इसको देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए और बी ने आपस में एक एग्रीमेंट किया। ए ने बी को कहा कि मैं तुम्हें अपना कराची वाला घर बेच रहा हूं जो कि सी की पोजेशन में है। अब एग्जिस्टिंग फैक्ट्स क्या हैं कि ए का कराची में घर तो है लेकिन वो सी की पोजेशन में नहीं है, ये एक फैक्ट आ गया। और दूसरा फैक्ट क्या है कि ए का घर सी की पोजेशन में तो है लेकिन वो कराची के बजाय लाहौर में है, ये दूसरा फैक्ट आ गया। अब क्या है कि पहला फैक्ट क्या था कि उसका घर तो है कराची में लेकिन वो सी की पोजीशन में नहीं है। दूसरी जगह पर उसका घर सी की पोजीशन में है लेकिन वो कराची में नहीं है। तो ऐसी सूरत में आप एविडेंस दे सकते हो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए कि ए अपना कौन सा घर बी को बेचने वाला था। तो जहां पर कॉन्ट्रैक्ट की लैंग्वेज पार्टली एक फैक्ट पर अप्लाई हो रही हो और पार्टली दूसरे फैक्ट पर, तो आप एविडेंस दे सकते हो कि उन दोनों में से किस चीज के मुतालिक बात की जा रही थी। उसके बाद आ जाते हैं आर्टिकल 108 के ऊपर। आर्टिकल 108 डील करता है एविडेंस एज टू मीनिंग ऑफ एलिजिबल कैरेक्टर्स एक्सेट्रा। अब ये आर्टिकल 108 किससे मुतालिक बात कर रहा है? आर्टिकल 108 कहता है एविडेंस मे बी गिवन टू शो द मीनिंग ऑफ एलिजिबल और नॉट कॉमनली इंटेलिजिबल कैरेक्टर्स ऑफ फॉरेन, ऑब्सोलीट, टेक्निकल, लोकल एंड प्रोविंशियल एक्सप्रेशन ऑफ द वर्ड यूज्ड इन द पेक्युलर सेंस। सिंपली आर्टिकल 108 कहता है कि जब कभी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो वर्डिंग यूज की गई है अगर वो अनसर्टेन है, वो डाउटफुल है, वो एम्बिगुअस है, तो ऐसी सूरत में इस अनसर्टेनिटी को, इस एम्बिगुइटी को, इस डाउटनेस को ख़त्म करने के लिए एविडेंस दिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ए एक स्कल्प्टर है, एक मुजस्मा तराशने वाला है। वो बी के साथ एग्रीमेंट करता है दैट आई विल सेल यू ऑल माई मोड्स, कि मैं तुम्हें अपने सारे मॉडल्स बेचूंगा। अब ये जो स्कल्प्टर है इसके पास मॉडल्स भी हैं और मॉडलिंग टूल्स भी हैं। अब यहाँ पर एग्जिस्टिंग फैक्ट्स में क्या आ गया? एम्बिग्विटी आ गई, डाउट क्रिएट हो गया। तो ऐसी सूरत में एविडेंस दिया जा सकता है इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए कि ए ने बी के साथ जो एग्रीमेंट किया था वो मॉडलिंग के मुतालिक किया था या मॉडलिंग टूल से रिलेटेड किया था। तो इस अनसर्टेनिटी को ख़त्म करने के लिए एविडेंस दिया जा सकता है। उसके बाद आ जाते हैं आर्टिकल 109 के ऊपर। आर्टिकल 109 क्या कहता है? हु मे गिव एविडेंस ऑफ एग्रीमेंट वेरिंग द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और डॉक्यूमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। आर्टिकल 109 सिंपली क्या कहता है कि कौन सा ऐसा बंदा है जो कि एविडेंस दे सकता है किसी भी एग्रीमेंट के डॉक्यूमेंट की टर्म्स को वेरी करने के लिए। अब सिंपली आर्टिकल 109 में कहा गया है कि वो बंदे जो कि पार्टीज टू द डॉक्यूमेंट नहीं है, all those persons who are not parties to the documents or their representative in interest, जिनका कॉन्ट्रैक्ट के साथ किसी किस्म का कोई कंसर्न नहीं है, वो लोग एविडेंस दे सकते हैं। यानी कि जो थर्ड पर्सन है वो आकर एविडेंस दे सकता है किसी भी डॉक्यूमेंट की टर्म्स को वेरी करने के लिए। अब यहां पर पार्टीज की बात नहीं की गई, जो तीसरे बंदे हैं जिनका कॉन्ट्रैक्ट के साथ सिरे से कोई ताल्लुक ही नहीं है, वो कैसे एविडेंस दे सकते हैं? एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए और बी आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इन राइटिंग, रिटन कॉन्ट्रैक्ट हो गया उनके दरमियान कि बी जो है वो ए को सर्टेन कॉटन सेल करेगा। अब कॉन्ट्रैक्ट हुआ कॉटन से मुतालिक और इसकी पेमेंट का उन्होंने क्या कहा कि जो पेमेंट है वो ऑन डिलीवरी की जाएगी। ये तो रिटन कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब रिटन कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद एट द सेम टाइम वो आपस में एक ऑरल एग्रीमेंट करते हैं और उस ऑरल एग्रीमेंट में ये चीज लिखते हैं कि 3 months क्रेडिट शैल बी गिवन टू ए, यानी कि ये जो गुड्स डिलीवर की गई हैं ये ऑन क्रेडिट की गई हैं और 3 months का टाइम पीरियड दिया गया है। अब
ए और बी के दरमियान इस चीज को शो नहीं किया जा सकता है, इस चीज को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, लेकिन सी जो एक थर्ड पर्सन है वो इस चीज से मुतालिक आके एविडेंस दे सकता है इफ इट अफेक्ट्स हिज इंटरेस्ट। अगर सी का इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा है तब सी एविडेंस दे सकता है। अब सी का इंटरेस्ट कैसे इफेक्ट होगा? फॉर एग्जाम्पल ए ने जो बी से सर्टन कॉटन्स ली हैं, बाद में वो सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने वाला था कि वो बी से लेके फर्दर सी को डिलीवर करेगा। तो अब ये जो 3 मंथ्स क्रेडिट का ऑरल एग्रीमेंट था, इससे मुतालिक सी एविडेंस दे सकता है। उसके बाद आ जाते हैं इस चैप्टर के लास्ट आर्टिकल के ऊपर, जो कि है आर्टिकल 110 that deals with saving of provisions of succession act relating to wills। इस आर्टिकल में कहा गया है that nothing in this chapter contained shall be taken to affect any of the provisions of Succession Act 1925 as to the construction of will। सिंपली कि अगर इस चैप्टर के अंदर जितने भी आर्टिकल्स दिए गए हैं, अगर वो आर्टिकल सक्सेशन एक्ट में विल से रिलेटेड जितनी भी प्रोविजंस हैं उनसे कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, उन प्रोविजंस के कॉन्ट्रडिक्टरी हैं अगर ये आर्टिकल, तो फिर ये आर्टिकल्स अप्लाई नहीं होंगे, बल्कि उन एक्ट की जो प्रोविजंस हैं वही अप्लाई हो रही हैं। यानी कि ये आर्टिकल सक्सेशन एक्ट की प्रोविजंस को सेव कर रहा है कि इन केस ऑफ एनी कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट बिटवीन दीज टू, द सक्सेशन एक्ट प्रोविजंस विल अप्लाई and these article will not apply to the construction of the wills। So that was all about chapter 6 ऑफ कानून शहादत ऑर्डर, जिसमें हमने आर्टिकल 102 से आर्टिकल 110 तक डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि कब ऑरल एविडेंस एक्सक्लूडेड है और किन सिचुएशन में ऑरल एविडेंस एक्सेप्टेबल है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा अगर आपने वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन, अल्लाह हाफिज।